गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का बच्चों डाउटनेट लाइव के इस सेशन में, जहां पर बेटा जी आज हम बात करेंगे, एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। हमने पिछला अध्याय जो खत्म किया था वो 11वीं कक्षा का था, जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का, एक 11th एक 12th, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अब हम 12वीं कक्षा का अध्याय लेकर आ रहे हैं, तीसरा, जिसका नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो आ गए आप सभी, चलिए जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राम राम जी। बहुत अच्छे संदीप कुमार, धन्यवाद संदीप कुमार। गुड आफ्टरनून चौधरी जी, सिकंदर यादव, उदित प्रजापति, खुशहाल मौर्य, अर्श बी, खुशहाल, रेखा, शशि, सिकंदर, उजाला, इफ्रा, बीटीएस फैनगल, गीतांजलि, कुलदीप, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कुलदीप, उजाला, बैचलर, राकेश राव, अर्शिता, इफ्रा, विशाल राजपूत, यादव जी, चलिए जी, कविता जी, उपाध्याय, डॉक्टर ऋतिक, खुशी, चलिए ठीक है। खुशहाल, कितना कितना मतलब क्या क्या चीज चाहते हो? तुमने बोला सर इसके ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दो, मैंने देख लिया था। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आज से कुछ दिन पहले जब नीट की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए थे? वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर चेक कर लीजिए। खुद भी तो अपनी तरफ से कुछ मेहनत करें ना भाई। सारे करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, हर चैप्टर के बायो के, जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं बेटा। तो अब बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? मानव जनन की। सर हमें भी देख ले। ठीक है, मानवी देख लिया बेटा, दीपक तुम्हें भी देख लिया, प्रीति तुम्हें भी देख लिया, मिस्टर आशु तुम्हें भी देख लिया। अब ऐसे देखते रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए बीच बीच में देखता रहूंगा और बीच बीच में देखता ही रहूंगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं किसकी बेटा जी? मानव जनन की। अभी क्विज एकदम से नहीं आएगा आज, क्योंकि आज ये नया चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर उसके बाद में क्विज आएगा। ठीक है, तो मानव जनन की बात कर रहे हैं, मनुष्यों में जनन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बिंदु दर बिंदु कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें जो छोटा सा बच्चा आराम से समझ सकता है। वालेकुम अस्सलाम, इरफान अली, नए स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे। चलिए, अंतराजातीय और अंतरजातीय। रिंशल, देखिए दो प्रकार का मैं बोलूंगा रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। एक होता है अंतरजातीय और एक होता है अंतराजातीय। आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, दो वर्ड, एक अंतर कोशिकीय अवकाश और एक अंतरा कोशिकीय अवकाश। एक सेल के अंदर जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं क्या? अंतरा कोशिकीय अवकाश। और सेल के बाहर जो होती है उसके अलग, उससे बाहर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश। ठीक है, विद इन अंतरा, आउटसाइड अंतर। ठीक है, अब जरा सोच, दो सेम जातियां हैं, दो सेम जातियां हैं, उनके बीच में अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो वो संबंध क्या कहलाएगा? अंतराजातीय संबंध। और अंतरजातीय संबंध, दो अलग अलग जातियों के बीच में संबंध होएगा, क्या कहलाएगा? अंतरजातीय संबंध। ठीक है, एक भेड़िया है और एक कुत्ता है, दो अलग अलग जातियां, इनके बीच में जो संबंध होएगा वो क्या कहलाएगा? अंतरजातीय। और एक ही कुत्ता है, मतलब कुत्ता चाहे वो पोमेरियन हो चाहे कोई सा भी हो, मान लो दो बुलडॉग है, उनके बीच में संबंध है, वो क्या कहलाएगा? आपका अंतराजातीय। ठीक है, अब कृपया करके थोड़ा सा फाइनली अपने चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। बना तो रखिए मेरे भाई, प्लेलिस्ट नहीं बना रखी? ठीक है, मैं बोल देता हूं एक बार, प्लेलिस्ट भी बन जाएगी ताकि आपको आसानी से वो चीजें मिल जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं, खुशहाल बाबू करा रखे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते बेटा। मानव जनन की बात कर रहे हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं मानव जनन एक ऐसा जनन
जो मनुष्यों में मिल रहा है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये कौन आते हुए दिखाई दे रहा है, शुक्राणु किसके पास आ रहा है, अंडाणु के पास, निषेचन होएगा। ये सारी चीजें देखिए हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी, कहीं ना कहीं जीवों में जनन में। अब सिंपल सिंपल सी बात है, इनको तुरंत फटाफट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु, सिंपल सी बात है, मनुष्यों में जनन कौन सा होता है? मनुष्य में जनन कौन सा होता है? लैंगिक के अलैंगिक? आप सीधा बोलेंगे सर मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर का कोई भाग टूट गया और टूटे हुए भाग से एक नया मैं बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होएगा ना कि मेरा ये अंगूठा टूटा और टूटे हुए अंगूठे से मैं बन गया। तो क्या ये ऐसा हमारे अंदर होता है? जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो ओए होए 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 मजा ही आ जाता है। चलो, तो मनुष्यों में जनन कैसा होता है बेटा जी? याद रखना है आपने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। बहुत सिंपल सी बात है। मनुष्य होते कैसे हैं? एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। बहुत सिंपल, कौन कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी कहीं ना कहीं लैंगिक अंग के आधार पर अगर हम देखें, लैंगिकता अगर हम देखें, तो मनुष्य कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक नर होता है और एक मादा होती है। नर के शरीर पर नर लैंगिक अंग, मादा के शरीर पर मादा लैंगिक अंग। कुछ इस तरीके से एक नर है और एक मादा है। सिंपल, एक लिंगी होते हैं। कौन? मनुष्य। अब जरा सोचिए, क्या इस परिस्थिति को लैंगिक द्विरूपता कहा जा सकता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोला जाता है। अब जिन बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता, जरा ध्यान से सुनना। द्वि का मतलब दो, ठीक है। रूपता का मतलब रूप, और लैंगिक का मतलब, मान लेते हैं यहां पर लैंगिक अंग की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, मनुष्यों में हमने क्या देखा? हमने देखा लैंगिक अंगों के आधार पर दो रूप से मनुष्य मिल रहे हैं। बोल सकता हूं, लैंगिक अंगों के आधार पर, लैंगिक अंगों के आधार पर दो रूप से, एक नर और एक मादा, दो रूप से क्या मिल रहे हैं? मनुष्य मिल रहे हैं। यह परिस्थिति क्या कहला रही है? लैंगिक द्विरूपता। जो किस में मिल रही है मेरे भाई? किस में? मनुष्यों में, ठीक है। तो याद रखना, दो अलग अलग प्रकार के लैंगिक अंग मिल रहे हैं मनुष्यों में। एक है नर लैंगिक अंग और एक है मादा लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग जिनमें होएगा वो नर है, मादा लैंगिक अंग जिनमें होएगा वो मादा है। बताओ, सिंपल सी बात है। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, लेकिन मैं आपको बता दूं, चैप्टर है बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस बात ये आ जाती है कि ढेर सारी चीजें तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, शॉर्ट शॉर्ट बिंदु लिखते जाइए। कहीं ना कहीं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब सिंपल सा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अरे भैया, मनुष्य में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है, मनुष्य एक लिंगी होते हैं, यानी लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं, ठीक है। एक नर लैंगिक अंग होता है, एक मादा लैंगिक अंग होता है। बताएं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? चलिए, अब बात आ रही है यहां पर जो मादा लैंगिक अंग जो होता है, एक है नर लैंगिक अंग, एक है नर लैंगिक अंग, ठीक है, और एक है कौन? मादा लैंगिक अंग। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपसे प्रश्न पूछता हुआ मैं, नर लैंगिक अंग, मुख्य नर लैंगिक अंग कौन है? कौन है नर लैंगिक अंग? कौन है? विविपेरस होते हैं। बिल्कुल ठीक है रेखा, बिल्कुल ठीक है। सर क्लास 11th नीट की क्लास चाहिए थी। आपको अगर पता नहीं है ऋचा शर्मा, तो आपको पता होना चाहिए क्या, एक चैप्टर 11th, एक चैप्टर 12th, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। लक्ष्य बाबू तुम फिर आ गए, फिर रोते हुए आ गए तुम, हैं तुम ना मानोगे भाई। हाँ जी, कौन होते हैं? टेस्टीज होते हैं, यानी वृषण होते हैं। कौन होते हैं? वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं। और मादा लैंगिक अंग कौन होता है? मादा लैंगिक अंग कौन होता है? सीधी सी बात है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। बहुत सिंपल। ओवरी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडाशय, वृषण जिसको टेस्टीज बोलते हैं। ये नर लैंगिक अंग है, ये मादा लैंगिक अंग है। सिंपल, ठीक है।
नर लैंगिक अंग वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? युग्मक का, और आप अच्छे तरीके से जानते हो उस युग्मक का नाम है शुक्राणु। और मादा लैंगिक अंग अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। ठीक है। अब ये जो नर लैंगिक अंग के अंदर जो नर युग्मक बना है शुक्राणु, मादा लैंगिक अंग में अंडाशय ने किसका निर्माण कर दिया? अंडाणु का। साहब ये अंडाणु इस मादा लैंगिक अंग में अंडाशय से निकलकर किसमें जाता है? ये संरचना, ये जो यहां पर दिख रही है, जो आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, इसको बोला जाता है, याद रखना है क्या? फैलोपियन नलिका। नाम सुना है? कौन है ये? फैलोपियन नलिका। यहां पर बैठा रहता है कौन? बैठा हुआ है कौन? अंडाणु। वेट कर रहा है किसकी? शुक्राणु की। शुक्राणु आएंगे और आकर इससे क्या करेंगे? जुड़ेंगे, संलयन करेंगे, यानी कहीं ना कहीं तीसरा बिंदु क्या होएगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। बस मैं इतना सा पूछ रहा था, मनुष्यों में निषेचन होएगा? ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, लैंगिक जनन कराना। लैंगिक जनन में क्या होता है? एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है। एक नर जो होता है वो संभोग प्रक्रिया से, कॉपुलेशन से अपने शुक्राणुओं को एक तरल के रूप में, वीर्य जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा एक मादा के शरीर में प्रतिस्थापित करता है, जहां पर वो शुक्राणु मादा के लैंगिक अंग में, पर्टिकुलरली किसमें? फैलोपियन नलिका में जाकर, जहां पर कौन बैठा हुआ है? अंडाणु, उससे जाकर संलयन करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ठीक है, तो बात यह आ रही है क्या? निषेचन हो गया, सिंपल सा था। अब बात यह आ रही है कि यह निषेचन मनुष्यों में कहां हो रहा है? नर में कि मादा में? आप सीधा बोलेंगे कहां हो रहा है? मादा में। मादा में कहां पर हो रहा है? मादा की फैलोपियन नलिका में। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है? जैसे अगर मैं पूछूं मेंढक में कैसा होता है? बाह्य, बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, जल में होता है। मनुष्य में कैसा होता है? सिंपल, अंतः निषेचन। बताओ, इससे सिंपल बच्चों वाली चीज क्या हो सकती है? बच्चा जानता है, आप हर बच्चा ये जानता है क्या? सर जी फर्टिलाइजेशन फ्यूजन में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, एक ही चीज है। जीव द्रव्य का क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है बेटा जी, याद रखना। ठीक है, हाँ जी। तो फर्टिलाइजेशन बोल दीजिए, फ्यूजन बोल दीजिए, सिनगेमी बोल दीजिए, एम्फीमिक्सिस बोल दीजिए, कई सारे वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि दो कोशिकाएं, उन दो कोशिकाओं का जीव द्रव्य जुड़ रहा है, उन दो कोशिकाओं के केंद्रक जुड़ रहे हैं, फाइनली एक कोशिका बनेगी जिसका नाम होगा युग्मनज। तो मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है? अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सर कौन सा हार्मोन काम करता है? अरे रुको रे, तनिक थोड़ी सी वेट भी करो। ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में डॉक्टर बाबू बन जाओगे, नहीं ना। स्टेप वाइज स्टेप चीजों को समझो। कौन सा हार्मोन काम करेगा, किस तरीके का हार्मोन काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन काम करेगा कि कौन सा करेगा, है ना। तो वो सारी चीजें आएंगी, क्रम से आएंगी। ठीक है, पढ़ेंगे। अभी सिंपल तरीके से आज चैप्टर की शुरुआत करिए, श्री गणेश किया है तो सिंपल तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट करें। मैंने क्या बोला अभी तक? मानव में जनन की बात कर रहे थे भैया, कैसा मिल रहा था? लैंगिक जनन, यानी कहीं ना कहीं लैंगिक अंग मिलेंगे, अलग अलग मिल रहे हैं, एक नर एक मादा। नर लैंगिक अंग है वृषण जो उत्पन्न कर रहा है शुक्राणु, मादा लैंगिक अंग है अंडाशय जो उत्पन्न कर रहा है अंडाणु, यानी एक लिंगिता मिल रही है, यानी लैंगिक द्विरूपता मिल रही है। कहीं ना कहीं निषेचन जो हो रहा है वो मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? फैलोपियन नलिका में हो रहा है, यानी ऐसा निषेचन क्या कहलाएगा? अंतः निषेचन। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, चौथा बिंदु। अब आप मुझे बताइएगा, ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा, सुना है या नहीं सुना? जल्दी से मुझे बताएं, ये वर्ड सुना है या नहीं सुना, या सुना सुना कर दिया? सर कोशिका क्या है? प्रभु जाकर डोरेमोन देख, जाकर डोरेमोन, पोकेमोन, जो देखना है वो देख, नहीं तो छोटा भीम देख। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, जो हमारा शरीर, कोई भी जीव का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। हाँ जी, हाँ जी सर, सुना है, सुना नहीं किया है। ठीक है, सभी ने सुना है, बहुत ही बढ़िया।
मनुष्य होते हैं जरायुज। चलिए, इस जरायुज को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विविपेरस। देखिए, हमने सीधा बोला दो प्रकार से जीवों का जन्म होता है। क्या बोला? दो प्रकार से जीवों का जन्म होता है, अपनी माता से। एक वो जीव जो अगली संतान पैदा करते हैं अंडे के रूप में, जिनको हम क्या बोलते हैं? अंड प्रजक। जो अगली पीढ़ी जो होती है उसको उत्पन्न करते हैं किस रूप में? अंडे के रूप में। जैसे आपने देखा होगा मुर्गी क्या देती है? अंडे। सांप क्या देता है? अंडे। ठीक है, सांप किस श्रेणी में? सरीसृप में। मुर्गी किस श्रेणी में? पक्षी में, है ना। ऐसे कहीं ना कहीं आपके जो मेंढक होते हैं वो भी अंडे के रूप में होते हैं, है ना, यानी वो भी अंड प्रजक होते हैं, यानी उभयचर भी अंड प्रजक, मछलियां भी अंड प्रजक। लेकिन स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सजीव प्रजक होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। यानी वो अगली पीढ़ी जो है, संतान जो है, उसको एक शिशु के रूप में अगर जन्म देते हैं तो उनको हम बोलते हैं सजीव प्रजक। जो अगली संतान को, अगली पीढ़ी को अंड के रूप में जन्म देते हैं उनको हम बोलते हैं अंड प्रजक। तो भैया जरायुज विविपेरस वो होते हैं जो एक अगली पीढ़ी को शिशु के रूप में जन्म देते हैं। सिंपल। हां, कौन होते हैं ये जरूर याद रखना बेटा जी आपको। अंड प्रजक कौन होते हैं? आपके पक्षी होते हैं, आपके स्तनधारी पक्षी होते हैं, आपके सरीसृप होते हैं, ठीक है, और आपके उभयचर भी होते हैं, आपकी मछलियां भी होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई? अंड प्रजक होते हैं। तो सजीव प्रजक का उदाहरण कौन था? भूल मत जाना, कौन? स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भूल मत जाइएगा, कैसे होते हैं? याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, कैसे होते हैं? आपके सजीव प्रजक होते हैं। स्तनधारी जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां मिलती हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये जितने भी है, हम, ठीक है, क्या है? स्तनधारी कैसे होते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। लेकिन किंतु परंतु आपने नोट डालकर लिखना है, 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऑल मतलब सभी स्तनधारी क्या है बेटा जी? क्या है? आपके जरायुज हैं, यानी सजीव प्रजक है, यानी शिशु को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। और क्या सभी स्तनधारी जरायुज है? कोई अपवाद भी है इसका? कोई अपवाद है इसका? कोई ऐसे स्तनधारी जो जरायुज ना होकर अंड? अरे क्या बात है, मेरा प्रश्न पूछने से पहले ही आपने तो धड़ाई धड़ आंसर भी दे दिया। क्या बात है, मजे ही आ गए भैया। खुशहाल, वेल डन। और राज मौर्य बहुत ही बढ़िया, दीपाली बहुत बढ़िया, चौधरी बाबू बहुत बढ़िया, अंतेश वेरी गुड, अमित कुमार बहुत बढ़िया, मोहम्मद उवेश बहुत बढ़िया, आर नॉलेज गलत कर दिया तुमने, चमगादड़ लिख दिया, नहीं, बेबी बहुत बढ़िया, दीपा बहुत बढ़िया, उजाला बहुत बढ़िया, जीशान वेरी गुड, संध्या बहुत बढ़िया, अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बीटीएस फैन गर्ल बिल्कुल सही है, उजाला बिल्कुल सही है, पवन बंजारा, सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, कुछ बताइए बेटा जी। डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पर ना गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो डाउटनेट का एक चैनल है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ, इन सब की प्रिपरेशन भी कराता है डाउटनेट। आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डाउटनेट का वो चैनल, ठीक है। जिनको गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है वो जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अपवाद आप अच्छे तरीके से जानते, कौन मेरे भाई? प्लेटिपस। कौन बेटा जी? प्लेटिपस।
प्लेटिपस और एकिडना, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो अपवाद हैं किस चीज का, इस बिंदु का, क्या कि सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। दो ऐसे स्तनधारी जो बच्चों को जन्म ना देते हुए अंडे को जन्म दे रहे हैं, यानी अंडा दे रहे हैं, यानी ये अंड प्रजक हैं। यानी ये क्या है, अंड प्रजक है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मुख्य रूप से क्या मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं बेटा जी, याद रखना। ठीक है जी, सिंपल सा था, याद रखिएगा, सिंपल सा, बहुत सिंपल सी चीज थी। यस, ड्यूसिबल भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चे, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। कितने बिंदु हो गए मेरे भाई, 4 बिंदु हो चुके हैं अभी तक। सिंपल सी बात हमने देखी है, फटाफट रिपीट कर देता हूं। मनुष्यों में लैंगिक जनन कैसे होते हैं, एक लिंगी क्या मिल रही है, लैंगिक द्विरूपता अलग अलग क्या है, लैंगिक अंग है नर लैंगिक अंग, वृषण मादा, अंडाशय। इस अंग में क्या बन रहा है, युग्मक कौन, शुक्राणु। इसमें क्या बन रहा है, अंडाणु। शुक्राणु किसके पास जाएगा, अंडाणु के पास। कहां जाएगा, मादा के शरीर में। मादा के शरीर में किस कहां पर जाएगा, फैलोपियन नलिका में। वहां पर फैलोपियन नलिका में क्या होएगा, निषेचन। यानी निषेचन कैसा हुआ, अंत्य। इतनी सी बात समझ में आ गई। कहां पर हो रहा है निषेचन, फैलोपियन नलिका में हो रहा है। फिर हमने बोला कि मनुष्य कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, यानी जो बच्चों को जन्म देंगे। अंड प्रजक कौन से होते हैं, ये होते हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं। क्या सभी स्तनधारी जो हैं वो जरायुज होते हैं, हमने बोला यस सभी होते हैं, लेकिन अपवाद दो ऐसे जो अंड प्रजक होते हैं, याद रखना, प्लेटिपस, एकिडना। नेक्स्ट 5वां बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। 5वां बिंदु मेरे भाई गौर से सुनिएगा। अच्छा, अंड प्रजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माफ करिएगा मैं भूल गया था, ओवीपेरस। ओवीपेरस। सजीव प्रजक या जरायुज को हमने बोला विविपेरस, और अंड प्रजक को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। ठीक है, ठीक है विनोद बाबू, चलें आगे। क्या बात, आइए आगे चलते हैं। अब बात आ रही है, मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा। हमने बोला कि भैया मनुष्यों में लैंगिक जनन मिलेगा, लेकिन कब। क्या मनुष्य लैंगिक जनन पैदा होते ही करने लग जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, या 1-2 साल का बच्चा, या कुछ महीनों का बच्चा लैंगिक जनन कर सकता है क्या। लैंगिक जनन कब होगा, या कब कर पाएगा वो लैंगिक जनन, है ना। हाँ जी, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहे। सर आज स्टार्टिंग में क्विज नहीं आया बेटा, कैसे लेकर आता, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तो कैसे क्विज लेकर आऊंगा, हैं। पहले पढ़ लो, सुन लो, फिर क्विज भी आएंगे। क्विज आएंगे, 2 बार आएंगे, ठीक है। सर 12 से 14 वर्ष की आयु में लैंगिक जनन कर सकता है, ठीक है। 12 से 14 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। इस वर्ष में हुआ क्या था, है ना। तो याद रखना है क्या कि जब हम पैदा होते हैं मनुष्य, नर और मादा, तो हमारे जो लैंगिक अंग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। क्या बोला, हमारे लैंगिक अंग विकसित नहीं होते हैं। हमारे अंदर आता है क्या, स्टार्ट होता है, यौवन आरंभ होता है। यौवन आरंभ होता है। यौवन आरंभ का मतलब क्या, जब लैंगिक अंगों का विकास होता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोल रहे हैं कि यौवन आरंभ हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब विकास चल रहा है, चलते चलते फाइनली एक ऐसा टाइम आया कि लैंगिक अंगों का विकास हो गया। लैंगिक अंगों का विकास हो गया। किसका विकास हो गया मेरे भाई, लैंगिक अंगों का विकास हो गया। यह परिस्थिति देखिए, एक तो था लैंगिक अंगों का विकास चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, तब हम बोलेंगे यौवन आरंभ हुआ है। एक हमने बोला लैंगिक अंगों का विकास हो चुका है, तब हम बोलेंगे क्या हो गया है, यौवन प्राप्ति हो गई है। तो 2 अलग अलग शब्द हैं, एक है यौवन आरंभ और एक है यौवन प्राप्ति।
तो याद रखना, मनुष्यों में या किसी भी जीव में जब यौवन प्राप्ति हो जाती है, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। किसी भी जीव में जब प्यूबर्टी आ जाती है, यानी यौवन प्राप्ति हो जाती है, यानी लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर लैंगिक अंगों में युग्मक जनन हो जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी युग्मकों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं क्या, कि वो जीव क्या कर सकता है, लैंगिक जनन कर सकता है। तो सिंपल से शब्दों में डॉक्टर इज लाइफ, नहीं बेटा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्या ये मीनिंग समझ में आ गया? डन डना डन डन, इतनी सी बात क्लियर है कि मैं, आप, हम सब, मनुष्य, कोई भी जीव जिसमें लैंगिक जनन हो रहा है, वो लैंगिक जनन कब कर पाता है? हमने सीधा सा बोला, जब लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। जब स्टार्ट हुआ था विकास, तब हमने बोला यौवन आरंभ हुआ है। जब हमने बोला पूरा हो गया, लैंगिक अंगों का विकास हो गया है, लैंगिक अंग बन चुके हैं, अच्छे तरीके से बन चुके हैं, अब उनके अंदर युग्मक जनन हो रहा है। जैसे मैंने सिंपल सी बात बोली कि लगभग मान लेते हैं कि 6 से 7 वर्ष की उम्र में हमारे अंदर स्टार्ट हुआ था क्या, वृषण का विकास। धीरे धीरे नर में हो रहा था। 10 से 12 वर्ष की 12 से 14 वर्ष की आयु में, कितनी, लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं लैंगिक अंगों का विकास यानी वृषण का विकास हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है भैया, युग्मकों का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो हमने बोला एक लड़का लैंगिक जनन योग्यता कब दर्शाएगा, जब उसमें क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी, जब उसमें क्या आ जाएगी, यौवन की प्राप्ति हो जाएगी, लैंगिक अंगों का विकास हो जाएगा, खत्म, इतनी सी बात है। अब आप पूछेंगे सर ये प्यूबर्टी, ये यौवन प्राप्ति, ये लैंगिक अंगों का विकास मनुष्यों में, पर्टिकुलरली अगर हम नर की बात करें तो कब होता है, और मादा की अगर बात करें तो कब होता है? तो मेरे ख्याल से आप सभी ने मेरे बताने से पहले आंसर दे दिया। लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में मानव में क्या आती है, प्यूबर्टी यानी यौवन प्राप्ति होती है। वही मादा में थोड़ा पहले आ जाती है, 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाती है। एक लैंगिक चक्र जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नवाबजादे युवराज, कृपया करके आप इंग्लिश मीडियम की क्लास में जा सकते हैं, ये हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मादाओं में बेटा जी याद रखना है, चल अंग्रेजी कह रहा है तो थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल लेता हूं, ठीक है। फीमेल्स में प्यूबर्टी कब आती है, एट द एज ऑफ 10 to 12 years, while in males puberty comes early or later around 12 to 14 years, ठीक है। तो ये चीज सिंपल सी थी, याद रखनी है, बहुत सिंपल सी बात है क्या, कि मनुष्यों में प्यूबर्टी यानी यौवन प्राप्ति यानी लैंगिक अंगों का विकास यानी सेक्सुअल, मैं बोलूंगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी जो है वो कब आती है, व्हेन ए मेल गेट प्यूबर्टी। फीमेल्स में 10 to 12 years में आ जाती है, अर्ली आती है, और मेल्स में लेटर स्टेज में आती है, अराउंड 12 to 14 years में आती है, ठीक है जी। हाँ जी, चलें आगे, ठीक है। रेहान, ऐसे ही बच्चों की जरूरत है बेटा, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा बाद में, अभी प्रश्नों के आंसर नहीं, अभी पहले फोकस करिए पढ़ाई पर, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सी बात देखी। अब जो चीज मैंने आपको बताई है, एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं, जो हमने पहले चैप्टर जीवों में जनन में भी देखा था, जरा देखिएगा। लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? आप में से वो बच्चे जो अभी नए आए हैं, कृपया करके उनसे अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके 12th क्लास का पहला जो चैप्टर जो है जीवों में जनन, एक बार जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है। और अगर YouTube पर नहीं है तो कृपया करके ऐप पर जाकर देख लो, ऐप पर प्लेलिस्ट है ना, प्रॉपर प्लेलिस्ट है वहां पर ऐप पर, कृपया करके जाकर देख लीजिएगा।
लेक्चर को, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है, फर्स्ट चैप्टर में आया था, याद करिएगा। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले क्या होएगा, युग्मक का निर्माण होएगा, यानी युग्मक जनन होएगा। जैसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो गया, यानी युग्मक जनन। फिर नर अपने शुक्राणु को अंडाणु के पास भेजेगा, यानी युग्मकों का स्थानांतरण होएगा। ये दो चीजें होंगी क्या, निषेचन से पहले। चलो भेज दिया, अब भेजने के बाद क्या होएगा, कहीं ना कहीं संलयन होएगा, कहीं ना कहीं फ्यूजन होएगा, कहीं ना कहीं जुड़ेंगे दोनों, क्या होएगा, निषेचन होएगा। अब निषेचन हो गया, निषेचन होने से क्या बनेगा सर, युग्मनज बनेगा, पहली कोशिका बनेगी जिसका नाम जाइगोट है ना, सबसे पहली कोशिका बनती है ना। अब निषेचन के बाद क्या होएगा भैया, निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होंगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भ्रूण का निर्माण होएगा, भ्रूणोद्भव होएगा, यानी सगर्भता आ जाएगी, यानी एक फीमेल ने गर्भ धारण कर लिया है, अब उस सगर्भता के दौरान कहीं ना कहीं भ्रूण का क्या होएगा, विकास होएगा। खत्म। तो इस तरीके से ये घटनाएं होती हैं किसमें, लैंगिक जनन में। बताओ, सिंपल सी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते, देखिए युग्मक जनन कराना है, ये शुक्राणु, ये अंडाणु, इसका निर्माण ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। फिर भैया ये जाएंगे शुक्राणु, किसके पास जाएंगे, पहुंचेंगे क्या, अपने टारगेट के पास पहुंचेंगे, कौन है भैया, यहां पर अंडाणु है। फिर उसके बाद गर्भ धारण कर लेगी एक मादा, जिसके अंदर भ्रूण का क्या होएगा, विकास होएगा, भ्रूणोद्भव होएगा, फिर वो भ्रूण आगे चलकर शिशु का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल से कुछ डायग्राम्स थे, अच्छे अच्छे डायग्राम थे। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, वो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना किस तरीके से, आपको ये समझना पड़ेगा। पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर निषेचन देखेंगे, फिर उसके बाद भ्रूणोद्भव पढ़ेंगे, खत्म खल्लास, इतनी सी बात ये है इस चैप्टर में। Yes, the fusion of male and female gamete is called fertilization। हाँ जी, निषेचन बोलते हैं युवराज बाबू इसको। हाँ जी, चले आगे। सर प्लेलिस्ट कहां पर मिलेगी, प्लेलिस्ट देख बेटा, YouTube पर भी है, ऐप पर भी है, ऐप पर जाकर आप चेक कर लीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं पता लग रहा तो मैं एक बार देखकर कल आपको एक बार पूरी प्रक्रिया बता दूंगा कहां से दिखेगी। ठीक है, ठीक है सर जी, बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा तो बहुत है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, रावलपिंडी एक्सप्रेस बनेंगे। आइए, नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, बिंदु दर बिंदु चीजें लिखते जाना है, समझते जाना है, बस जयराम जी की, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे जयराम जी को जयराम जी ही बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं बेटा जी। नर जनन तंत्र में सबसे पहला बिंदु कि नर जनन तंत्र किससे बना होता है, तो नर जनन तंत्र के भाग, नर जनन तंत्र के भागों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 भागों से बना होता है। मुख्य रूप से 4 भागों से बना होता है। क्या, एक जोड़ी वृषण, ए पेयर ऑफ टेस्टीज, फिर सहायक नलिका, एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक ग्रंथि, एक्सेसरी ग्लैंड्स, बाह्य जननेंद्री, एक्सटर्नल जेनाइटल जिसका नाम है शिशन, जिसको हम पेनिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 4 चीजें किसका निर्माण करती है, नर जनन तंत्र का। सिंपल। सर व्हाट इज पेल्विक रीजन, बेटा मेरे भाई याद रखना, ये हमारा शरीर जो है इसमें ये क्या है, ये सिर है ना, ये क्या है, सर गर्दन है, ग्रीवा। ये जहां पर हमारा ये वाला भाग जहां पर पसलियां हैं मुख्य रूप से, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, वक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, ये है कौन, उदर, जहां पर पेट आंत होती हैं, पेट और आंत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उदर। फिर इसके लास्ट आखिरी बिल्कुल नीचे वाला भाग जहां पर जनन से संबंधित बाह्य जननेंद्रिय मिलती हैं, ठीक है,
उस क्षेत्र को बोलते हैं हिंदी में श्रोणी और इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, क्लियर है? हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक है, शीर्ष, ग्रीवा, वक्ष, उदर और लास्ट में श्रोणी। दंडना दंडन। चलें आगे, आइए। तो कुल मिलाकर ये नर जनन तंत्र जो है ये हमारे कहां पर मिल रहे हैं मेरे भाई? ये हमारे श्रोणी भाग में मिल रहे हैं। श्रोणी क्षेत्र जो होता है वहां पर मिलते हैं। जैसे याद करिए 11वीं कक्षा में आपने, अगर 11वीं कक्षा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक चैप्टर था गमन और संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां पर आप कंकाल की बात करते हैं ना, कंकाल की बात करते हैं। तो जरा सोचिए कहीं ना कहीं यहां पर कोई अंश मेखला और श्रोणी मेखला, अगर नाम सुना हो आपने, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। यहां पर दो अस्थियां होती हैं, यहां पर दो अस्थियां होती हैं, यहां की दो अस्थियां, यहां की दो अस्थियां, जिनको हम शोल्डर बोन्स बोलते हैं। पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला, याद रखना। ठीक है, याद आ रहा है? और उसी तरीके से क्या होती है श्रोणी मेखला, पेल्विक गिर्डल्स बोलते हैं, जिनको हम कूले की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूले की हड्डी, जो कहां पर मिलती है? पेल्विस रीजन में मिलती है, बिल्कुल इस रीजन में। ठीक है, चलिए जी। तो श्रोणी भाग में ही नर जनन तंत्र के ये 4 भाग मिल रहे हैं। एक जोड़ी वृषण, एक सहायक नलिका। देखो मैंने यहां पर जोड़ी वोड़ी नहीं लिखा है, जोड़ी जहां पर लिखा है, पेयर जहां पर लिखा है वो यहां पर लिखा है, यहां पर मैं अभी पेयर के रूप में नहीं लिख रहा था। ठीक है, चलें आगे। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अभी इन सारी चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे मेरे भाई? वृषण की बात करेंगे, फिर सहायक नलिका, फिर सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। आइए सबसे पहले स्टार्ट करने वाले। हाँ जी, इस तरीके से एक डायग्राम हमारी बुक में ये भी दे रखा है, कहीं ना कहीं वृषण है, फिर सहायक नलिकाएं हैं, सहायक नलिकाएं हैं, ये बाह्य जननेंद्रिय है, शिशन, यहां पर कुछ ग्रंथियां हैं जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट, कंद मूत्र पथ ग्रंथि, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, या बल्बोइरेथ्रल भी बोलते हैं। ठीक है, आइए बात कर रहे हैं किसकी मेरे भाई? वृषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वृषण की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, वृषण में सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है, ये वृषण नर में कितने होते हैं? हाँ, बोलेंगे सर कैसा प्रश्न है? एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। लेकिन ये एक जोड़ी वृषण होते कहां पर है? अभी आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया श्रोणी भाग में होते हैं। श्रोणी भाग में क्या शरीर के अंदर होते कि शरीर के बाहर होते? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत सिंपल सा। आएगा, रुक जा भाई, इंग्विनल कैनाल भी आएगी, इंग्विनल नलिका भी आएगी, तनिक वेट तो करना, बताऊंगा, रुक जा। हाँ, पहले मुझे ये बताओ, ये वृषण शरीर के अंदर होते कि शरीर के बाहर होते हैं? तो याद रखना, ये शरीर से बाहर होते हैं। क्या होते हैं? शरीर से बाहर होते हैं। अब बाहर कहां पर होते हैं? एक आवरण में होते हैं, एक आवरण में होते हैं, और उस आवरण का नाम होता है वृषण कोश। एक आवरण में होते हैं जिसका नाम है वृषण कोश। स्क्रोटम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। ठीक है, नवाबजादे, समझ में आया तुम्हें? Testes are present outside the body inside a pouch called scrotum. जो टेस्टीज जो होते हैं वो शरीर के अंदर नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। कुछ सिंपल से बिंदु हैं जो इसी बिंदु के अंतर्गत आ रहे हैं, फर्स्ट बिंदु में ही आ रहे हैं। हमने बोला कि भैया एक जोड़ी वृषण है, आपने बोला ठीक है, कहां पर मिल रहे हैं? शरीर के बाहर मिल रहे हैं। कहां पर शरीर के बाहर? किसमें? एक पाउच में मिल रहे हैं, एक थैलीनुमा संरचना में मिल रहे हैं जिसका नाम है वृषण कोश। काहे, क्यों, किस लिए? शरीर के अंदर क्यों नहीं थे, बाहर क्यों थे? बहुत ही बेबी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। कोई मेरा फ्रेंड बनेगा? मैं हूं ना, मैं हूं, मैं बनूंगा ना, मुझसे पूछ लो। हाँ जी, उदर में होती है, उदर गुहा से बाहर होते हैं, लेकिन
उदर गुहा से बाहर आते, देख होते श्रोणी क्षेत्र में है, लेकिन जब बाहर आएंगे तो वो उदर भाग से बाहर आएंगे, ऊपर निकलकर बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो उदर गुहा से निकलकर बाहर आ रहे हैं। मिल कौन से क्षेत्र में रहे? श्रोणी। लेकिन जब बाहर आना था तो वो श्रोणी क्षेत्र में जगह नहीं थी, तो उदर गुहा से बाहर एक पाउच निकला था जिसका नाम था वृषण कोश, उससे बाहर आ रहे हैं। ये है इसका मीनिंग। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बाहर क्यों आते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुक्र जनन करने के लिए, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण करने के लिए, शुक्राणु निर्माण करने के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है मेरे भाई? हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कितना होता है? 37 डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट। यही होता है ना, फ़ारेनहाइट में या डिग्री में, सेंटीग्रेड में निकाल दिया। ठीक है, ये होता है हमारे शरीर का सामान्य तापमान। हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। क्या करने के लिए? शुक्र जनन करने के लिए। शुक्राणु जनन नहीं, याद रखना मैंने शुक्राणु जनन नहीं लिखा है। शुक्राणु जनन अलग प्रक्रिया जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन यानी शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो करने के लिए तापमान जो चाहिए होता है वो लगभग मैं ये बोलूंगा कितना मेरे भाई? 34 से 35 डिग्री चाहिए होता है। अब खुद जरा सोचिए सिंपल शब्दों में भाई, एक सीधी सी बात है, देखो मैं नर हूं, मेरे अंदर वृषण है ना, और वो वृषण के अंदर क्या होना है? शुक्राणु का निर्माण होना है। शुक्राणुओं का निर्माण करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं शुक्र जनन। जो कितने तापमान पर चाहिए होती है भैया? 34 से 35 डिग्री चाहिए भैया। किसको निर्माण करने के लिए? शुक्राणु का निर्माण करने के लिए। लेकिन जरा सोचिए अगर वृषण शरीर के अंदर होते तो कितना तापमान मिलता भैया? इतना तापमान मिलता। इतना तापमान मिलता तो नहीं बनते। क्या नहीं बनते? शुक्राणु। इसीलिए कहां आना पड़ा? शरीर से बाहर आना पड़ा। तो ये सिंपल सी बात मेरे ख्याल से आपको याद रखनी चाहिए कि शुक्र जनन करने के लिए हमारी बुक में लिखा हुआ है 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। किससे? शरीर के तापमान से कम। ठीक है, तो इसीलिए शुक्राणुओं को कहां आना पड़ता है? शरीर से बाहर आना पड़ता है। अब अगला प्रश्न आएगा, ठीक है सर जी ये तो समझ में आ गया, अब ये शुक्राणु जो है ये शरीर से बाहर कब आते हैं और कौन लेकर आता है इनको बाहर? ये शरीर से कोई मुझसे फ्रेंडशिप करेगा? पगला गई हो क्या? हैं? हाँ जी, जरा जल्दी से मुझे बताइए शरीर से बाहर कब आते हैं? तो याद रखना गर्भावस्था, 7वें महीने के दौरान, गर्भावस्था के 7वें महीने के दौरान जो वृषण हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। शिशु बनने के 6 महीने के बाद, 6 to 7 मंथ बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोलते हैं 7वें महीने के दौरान। ठीक है, तो याद रखना बेटा 7वें महीने के दौरान, गर्भावस्था के 7वें महीने के दौरान कहीं ना कहीं वृषण जो है वो शरीर से बाहर आते हैं। अब ये हमारी बुक में नहीं बता रखा लेकिन मैं आपको बता देता हूं कौन उत्तरदायी होता है इसके लिए। रिस्पॉन्सिबल एक होता है हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है, याद रखना, FSH, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। और ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जो कहां से निकलता है? याद रखना हमारी एक मास्टर ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, वहां से निकलता है। हाँ जी, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए बेटा जी? याद रखना, वृषण को यानी टेस्टीज को कहीं ना कहीं शरीर से बाहर निकालने के लिए। कौन से? कब? 7वें महीने के दौरान। ठीक है, समझ में आया? याद रखना।
चलिए जी आगे चलते हैं। ये था हमारे कितने बिंदु हो गए? 2 बिंदु। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला? सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वृषण की। कितने हैं? एक जोड़ी। कहां मिल रहे? शरीर के बाहर। किस में? वृषण कोश में। एक आवरण है, एक पाउच है, उसमें मिल रहे हैं। क्यों है शरीर से बाहर? क्योंकि शुक्र जनन करने के लिए वृषण के अंदर जो तापमान चाहिए था इतना चाहिए था, जो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम है। तो इतना तापमान जो चाहिए तो वो कहां पर मिल रहा है? शरीर से बाहर मिल रहा है। तो शरीर से बाहर लाना पड़ेगा। किसको? वृषण को। कौन लाएगा? ये हार्मोन लाएगा। कब लाएगा? जब एक बच्चा जो एक नर है, एक शिशु जो एक नर है, जो अपनी मम्मी के, अपनी माता के, अपनी मदर के गर्भ में था, जब गर्भकाल कितने महीने का हो चुका था? 7 महीने का हो चुका था। ठीक है, 9वां महीना नहीं रे, 7वां महीना। चलो भाई आगे चलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। अब प्रश्न ये आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये आ रहा है, तीसरा बिंदु, अगर वृषण शरीर से बाहर नहीं आते, अगर वृषण शरीर से बाहर नहीं आते तो क्या होगा? सोचिए, शरीर से बाहर नहीं आए, किसी मनुष्य में वृषण जो है वो शरीर से बाहर नहीं आए हैं, है ना, शरीर के अंदर ही रह गए हैं। मान लो एफएसएच का स्तर कम हो गया था, शरीर से बाहर नहीं आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में क्या वो मनुष्य, क्या वो नर जनन योग्य होगा? सोचना, क्या वो जनन योग्य होगा कि जनन अयोग्य होगा? तो याद रखना, ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? जनन अयोग्यता, स्टरलिटी। याद रखना, वो मेल जो होगा वो स्टेराइल होएगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे। और इस परिस्थिति को, यार सब कुछ तो आता है तुम लोगों को, फटाक फटाक आंसर दे रहे हो। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकोइडिज्म। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है बेटा जी, भूलना नहीं है। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकोइडिज्म। जब वृषण शरीर से बाहर नहीं आ पाते हैं, है ना, अंदर ही रह जाते हैं, जिससे एक नर जो होएगा वो स्टेराइल होएगा, उसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं होएगी। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? क्रिप्टोकोइडिज्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है, क्लियर है, चलिए अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये अगर शरीर के अंदर रह जाते तो इस परिस्थिति में क्या होता है, याद रखना। इस परिस्थिति में आजकल तो मेडिकल, मैं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है ना। तो इस परिस्थिति में आज की डेट में तो क्या होता है बेटा जी? बहुत सिंपल सी चीज है, शल्य चिकित्सा होती है, यानी ऑपरेशन होता है जिससे वृषण को बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर, नॉर्मल। ठीक है, हाँ जी। अब मैं चौथी परिस्थिति आपको बता रहा हूं। चौथी परिस्थिति जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो है क्या? अच्छा, चौथी परिस्थिति, चलिए ठीक है, चौथी परिस्थिति मैं आपको बता देता हूं। चौथा बिंदु, परिस्थिति नहीं, चौथा बिंदु मैं आपको बता देता हूं। मान लो किसी के वृषण में संक्रमण हो गया है, कुछ विषाणु से हो जाए या जीवाणु से हो जाए या कैंसर तक हो जाए। किसमें? वृषण में। मान लो वृषण में संक्रमण हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो चुका है किसमें? वृषण में। और एक्सट्रीम कंडीशन आ चुकी है, चरम परिस्थितियां आ चुकी हैं कि अब अगर वृषण को शरीर से नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं शरीर के और अंग भी खराब हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम वृषण को क्या करते हैं? शल्य चिकित्सा द्वारा शरीर से अलग कर देते हैं, शरीर से अलग कर देते हैं। सिंपल, यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन कर दिया और वृषण को शरीर से हटा दिया है। ये ऑपरेशन की ये जो विधि जो होती है, इसको बोला जाता है मेरे भाई आर्कीडेक्टोमी।
ठीक है, तो एक बच्चे ने पूछा सर आर्किडेक्टोमी क्या होती है? तो याद रखना आर्किडेक्टोमी ऑपरेशन के द्वारा वृषण को शरीर से निकालने की विधि क्या कहलाती है? आर्किडेक्टोमी। अब ऐसे टॉमी टॉमी कई सारे शब्द आएंगे, टॉमी टॉमी, जैसे मेस्टेक्टोमी यानी स्तन ग्रंथियां जो होती हैं उनको शरीर से हटा देना। हिस्टेरेक्टोमी जो मादा के अंदर जो गर्भाशय जो होता है, यूट्रस होता है, उसको शरीर से हटा देना, उसमें भी कैंसर हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। अगर स्तन ग्रंथियों में कैंसर हो गया यानी स्तन कैंसर हो गया तो स्तन ग्रंथियों को शरीर से हटा देना क्या कहलाता है? मेस्टेक्टोमी। उसी तरीके से अगर वृषण में हो जाए तो वृषण को शरीर से हटा देना क्या कहला रहा है? आर्किडेक्टोमी। दो शब्द आपने वैसे ही सुने होंगे, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। नाम सुने कि नहीं सुने? सुना है? सर लिख दीजिए, क्या लिख दूं बेटा? आर्किडेक्टोमी लिख दिया। अच्छा बाकी शब्द लिख दूं? चलिए, हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को हटाना, गर्भाशय लिख दूं, गर्भाशय को शरीर से अलग कर देना। चलो पूरे लिख देते, गर्भाशय को शरीर से अलग कर देना, ठीक है। मेस्टेक्टोमी ठीक है, हाँ जी, मेस्टेक्टोमी में स्तन ग्रंथि जो होती है उनको शरीर से अलग कर देना। आर्किडेक्टोमी मैंने आपको बता दिया। बाकी दो चीजें तो बहुत सिंपल सी है, तो आपने 12वीं कक्षा में सुनी होंगी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, है ना, आएगा बाद में आएगा। चलिए अगले चैप्टर में भी आएगा और इस चैप्टर में भी आ जाएगा। बाकी ये सिंपल सी चीजें याद रखना। आर्किडेक्टोमी जिस भी बच्चे ने पूछा था मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गए कितने बिंदु मेरे भाई? 4 बिंदु हुए हैं वृषण से संबंधित। अब कईयों ने बोला सर जी बहुत देर हो गई है सर, आप क्विज नहीं लाए हो, है ना? चलिए जी, सुरेश बाबू क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पहले क्विज ले आते हैं और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो सही आंसर करते हैं। चलिए जी, आर यू गाइज रेडी? बहुत देर बाद आया क्विज, आर यू गाइज रेडी? चलिए पहला प्रश्न आता हुआ आपके सामने। वृषण कोश में ताप शरीर के ताप से लगभग कितना कम होता है? 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री? फटाफट तुरंत आंसर करें। दूसरा प्रश्न, क्रिप्टोकोइडिज्म, जल्दी से आंसर दीजिए, आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी अवस्था होती है? जब वृषण कोश में 2 वृषण होते हैं, जब वृषण कोश में नहीं आ पाते हैं, जब वृषण कोश में बड़े हो जाते हैं, जब वृषण कोश में अल्प विकसित रह जाते हैं। चलिए जी, मुझे पता है आप में से सभी बच्चों के दोनों प्रश्नों के आंसर सही हैं। वृषण कोश में शरीर से कितना कम तापमान था? हमने बोला 2 से 3, 3 यहां दे नहीं रखा, 2 दे रखा, तो सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट, खत्म, सिंपल। क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। आप सब ने यही लगाया, मैं क्या करूं, यही है। दूसरा, क्रिप्टोकोइडिज्म क्या था? यह सीधी सी बात है, वृषण शरीर से बाहर नहीं आ पाए थे। शरीर से बाहर किस में आते हैं? वृषण कोश में, नहीं आ पाए, खत्म। वृषण कोश में नहीं आ पाए, क्रिप्टोकोइडिज्म। दोनों राइट है, हाँ मुझे पता है। रसगुल्ले प्रश्न थे, हलवा प्रश्न थे, पिद्दी प्रश्न थे, बहुत ही पिद्दी प्रश्न थे, बेबी प्रश्न थे, और कुछ और कोई शब्द रह गया है तो? रसगुल्ला, हलवा, पिद्दी और बेबी, और कुछ रह गया तो वो भी बता दो। सिंपल से प्रश्न थे, है ना? चल, तो बेटा जी हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी? वृषण की, जहां पर हमने ये 4 बिंदु देख लिए थे यहां तक। अब 5वां बिंदु इस क्विज के बाद आने वाला है।
5वां बिंदु, एक जीव ऐसा है जिसका नाम है हाथी, जिसमें वृषण शरीर के बाहर नहीं आते। शरीर के बाहर नहीं आते, नहीं कर रहा मन। सर लल्लू प्रश्न भी है, ठीक है। और हाँ जी, शरीर के बाहर नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहे? हाथी में कौन? वृषण। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, शरीर का तापमान, सामान्य तापमान, हाथी के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 35.9 डिग्री। 35.9 डिग्री 96.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इतना तापमान सफिशिएंट है क्या करने के लिए? शुक्र जनन करने के लिए। अब आप मुझे बताएं, जितना शुक्र जनन करने के लिए जो तापमान चाहिए था, जितना शुक्र जनन करने के लिए तापमान चाहिए था, वो मिल रहा है किसको? वृषण को। कहां पर? शरीर के अंदर। किसमें? हाथी में। तो नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहे? वृषण बाहर नहीं आ रहे। खत्म, इतनी सी बात, सिंपल सा था। चलिए जी, एक और बिंदु, कितने? 5। छठा, चमगादड़ याद रखिएगा, बैट जो एक स्तनधारी है, ये पक्षी नहीं है, स्तनधारी है। कौन? चमगादड़ यानी बैट। इसमें ना एक बहुत तगड़ी चीज मिलती है। क्या? कि ये क्या करता है, ध्यान से सुनना, जब जनन काल होता है, यानी जब इसको प्रजनन करना होता है, तब वृषण शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जब जनन हो गया, काम हो गया, जनन वनन कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद में जब जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद में किस में चले जाते हैं? पुनः शरीर के अंदर चले जाते हैं। बताओ, क्या जबरदस्त चीज मिल रही है इसमें तो, हैं जी? बहुत ही बढ़िया। जब जनन करना है तो वृषण शरीर के बाहर आ गए, जब जनन नहीं करना तो वापस अंदर चले गए। बहुत ही बढ़िया। किसमें? चमगादड़ में। बताओ सर, ऐसा ही होना चाहिए मनुष्यों में। इधर फोकस कर मेरे भाई, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आज ही ना एक अधिनियम पारित कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आगे से हर मनुष्य में ऐसा होना चाहिए। एक अधिनियम लेकर आते हैं, ठीक है, एक लॉ लेकर आते हैं। चलो जी, ये हमारे 6 बिंदु थे, सिंपल से, और मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब बेटा जी हम देखने वाले हैं वृषण की आंतरिक संरचना, जो हमारा हेडिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, आइए, वृषण की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ जी, चौधरी बाबू क्या चाहिए? बार बार फास्ट 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 फास्ट, क्या रेलगाड़ी है क्या? फास्ट है। वृषण की आंतरिक संरचना देख रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। वृषण की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता लग गया कि ये जो वृषण जो है, ये किसके अंदर मिल रहे हैं? एक आवरण के अंदर मिल रहे हैं, और ये जो आवरण जो है, इसका नाम था क्या? वृषण कोश। ठीक है, इस वृषण कोश के अंदर कौन मिल रहे थे? आवरण है ये कौन? वृषण कोश। और इसके अंदर कौन मिल रहा है बेटा जी? ये वृषण, और ये आपस में एक धागे से जुड़े हुए हैं नीचे से। ये एक धागा है, ये कॉर्ड है, जिसको हम बोलते हैं गुबर्नेक्यूलम। गुबर्नेक्यूलम एक धागा है, एक कॉर्ड है, जिससे वृषण
किससे जुड़ा हुआ है? वृषण कोश से। ठीक है, जस्ट सपोज ये वृषण है और ये इसका आवरण है जिसका नाम है वृषण कोश, जिसके अंदर वृषण है और दोनों आपस में जुड़े हुए नीचे से एक धागे से, धागे रूपी संरचना से, जिसका नाम है गुबर्निकुलम। ये जो वृषण जो है, जब हमने इसकी आंतरिक संरचना देखी तो हमें पता लगा ये अंदर से डिवाइडेड है, बटा हुआ है। इस तरीके से ये अंदर से बटा हुआ है। देखिए, अच्छा आराम से दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा आपको? इस तरीके से वृषण जो है क्या है? छोटी छोटी पालियों में बट जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये वृषण के अंदर क्या मिल रही है बेटा जी? पालियां मिल रही हैं। प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं? वृषण पालिका। अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। जिनको नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं, ट्रेन बटी होती है डिब्बे में, उसी तरीके से यहां पर भी ये ट्रेन है। कौन? ये वृषण ट्रेन है, जिसके छोटे छोटे डिब्बे मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिब्बे हैं, प्रत्येक डिब्बे को हमने क्या बोला है? वृषण पालिका। अब हर एक, मतलब यहां पर कितनी वृषण पालिका मिल रही है? सिंपल सा याद रखना, 250 से 300 एक वृषण में क्या मिलती हैं? वृषण पालिकाएं मिलती हैं। एक वृषण में लगभग 250 से 300 क्या मिल रही हैं? वृषण पालिका। सिंपल सा था। अब एक वृषण पालिका में क्या मिल रहा है? हमने बोला एक वृषण पालिका में 1 2 3 या 1 2 या 1। सिंपल सी बात बोली मैंने, क्या? या तो 1 या 2 या 3। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि एक वृषण पालिका में, ध्यान से सुनना, एक वृषण पालिका में, अरे बाबू इतनी सी बात तो आराम से सुन लोगे, समझ लोगे। एक वृषण पालिका में या तो 1 या 2 या 3, यानी 1 से 3 बोल सकता हूं। एक वृषण पालिका में, एक वृषण में कितनी पालिका? 250 से 300। कंपार्टमेंट कितने मिल रहे? डब्बे कितने मिल रहे? 250 से 300 एक डब्बे में, यानी एक पालिका में लगभग 1 से 3 नलिकाएं मिल रही हैं, जिनका नाम है शुक्र जनक नलिका। क्या मिल रही हैं? 1 से 3 क्या मिल रही है? शुक्र जनक नलिका। और बेटा जी इन शुक्र जनक नलिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सिंपल सा था, बताओ जी। आपको भी हैप्पी छठ पूजा शिवाजी वर्मा। हाँ जी, सिंपल सा था। 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाएं मिल रही हैं। किसके अंदर मिल रही हैं? एक वृषण पालिका में। ऐसे ही एक वृषण में कितनी पालिकाएं मिल रही है बेटा? 250 से 300। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर शुक्र जनक नलिका की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये शुक्र जनक नलिका, मान लो ये 2 शुक्र जनक नलिका मैंने बनाई है, 2 शुक्र जनक नलिका। ठीक है, 2 नलिका बनाई है, ये 2 नलिका बनाई है। ठीक है, ये नलिका में जो स्तरें मिल रही हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगी ये चीज। 2 स्तर मिल रही है। ये है, एक में बना देता हूं, दूसरी ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। ये जो नीले रंग की मैंने स्तर बनाई है, इसका नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। इसी तरीके से यहां पर भी होगी। ये जो नीले रंग की जो स्तर बनाई है, इसका नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। जो क्या काम कर रही है मेरे भाई? ये सुरक्षा कर रही है अंदरूनी संरचना की। बाहर की सबसे बाहरी स्तर है, तो अंदर की चीजों का क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। मेन क्या? अंदर की चीज। अंदर क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अंदर जो है एक स्तर है जो बनी हुई है बड़ी बड़ी कोशिकाओं से। किससे बनी हुई है? बड़ी बड़ी कोशिकाओं से। और इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं के पास कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं भी मिल रही हैं।
इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं के पास कुछ छोटी छोटी कोशिकाओं का इस तरीके से समूह भी मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं जो आधार बना रही हैं, जो आधार बना रही हैं, आधार बना रही है, आधार, इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं को बोलते हैं सर्टोली, सर्टोली कोशिका। ठीक है, और इन सर्टोली कोशिका के ऊपर जो ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिल रही हैं, इनका नाम है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका। बेटा यही नर जर्म कोशिका आगे चलकर निर्माण करेंगी किसका? शुक्राणु का। आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण कौन करेगी? यही नर जर्म कोशिका आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करेंगी, और वो शुक्राणु इन सर्टोली कोशिका के अंदर घुस जाएंगे और ले लेंगे क्या? पोषण। यानी सर्टोली कोशिका का काम क्या हुआ? पोषण प्रदान करना। जिनको समझ में नहीं आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना सा, ये शुक्र जनक नलिका मैंने दिखाई जिसमें सबसे बाहर कौन सी स्तर थी? ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो अंदरूनी स्तरों को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। अंदर क्या मिल रहा था? अंदर एक स्तर मिल रही है जो दो प्रकार की कोशिका से बनी हुई है। ये जो स्तर जो है, इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जो आधार बना रही है बड़ी बड़ी कोशिका, उनका नाम है सर्टोली कोशिका, जिनको हम सस्टेंटिकुलर कोशिका भी नाम देते हैं। और इनके ऊपर छोटी छोटी कोशिकाओं का गुच्छा मिल रहा है, समूह मिल रहा है, जिनका नाम है नर जर्म कोशिका। ये नर जर्म कोशिका आगे चलकर क्या बनाएंगे? शुक्राणु, और ये शुक्राणु जब बन जाएंगे तो इन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर घुस जाएंगे। जैसे ये क्या है? ये सर, ये तो नर जर्म कोशिका। मैंने क्या बोला? ये आगे चलकर क्या बनाएंगी? सर जी, ये आगे चलकर बनाएंगे शुक्राणु। ये लो, इस तरीके से शुक्राणु बन गए। अब ये शुक्राणु घुस जाएंगे, किसके अंदर घुस जाएंगे? ये देखो, ये घुस गए, ये घुस गए। किसके अंदर घुस गए हैं? सर जी, ये सर्टोली कोशिका के अंदर घुस गए, और अंदर घुसकर क्या ले लेंगे? पोषण ले लेंगे। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी बात किसकी बेटा जी? शुक्र जनक नलिका की। अभी ढेर सारी चीजें हैं। अभी आप में से कई पूछेंगे, सर क्रीमेस्टर डार्टोस मसल क्या होती है? सर इंग्विनल कैनाल क्या होती है? सर इंग्विनल हर्निया क्या होता है? तो एक दिन में तो सारी चीजें नहीं होंगी ना, चैप्टर चालू किया है, थोड़ा सा वेट करिए, आएंगे सारी चीजें, कल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, इंग्विनल नलिका क्या है, जिसको इंग्विनल कैनाल बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है? स्पर्मेटिक धागा क्या होता है ना? क्रीमेस्टर और डार्टोस मसल्स क्या होती हैं, क्या कार्य करती हैं, क्या किस चीज के लिए उत्तरदायी होती है? इंग्विनल हर्निया क्या होता है? हर्निया आप में से कई बच्चों ने सुना होगा नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये शुक्र जनक नलिका का इतनी सी बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? दो शुक्र जनक नलिकाओं के बीच में कुछ और कोशिकाएं होती हैं, याद रखना इन कोशिकाओं का नाम, जिनका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेडिग कोशिका। क्या नाम है? लेडिग कोशिका। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी बात। अभी मैंने बोला था आएंगे तो सही। अच्छा, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला, ये हमारी बुक में इस तरीके से दे रखा है। अब जरा सोचिए, इस संरचना को, ये जो संरचना है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा, इसको अगर मैं काट कर यूं देखूंगा तो ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई देंगी ऊपर से। ये हमारी क्या है? शुक्र जनक नलिका। ये भी क्या है? शुक्र जनक नलिका। ये भी क्या है? शुक्र जनक नलिका। शुक्र जनक, भाई जरा खुद सोचिए, मैंने इस डायग्राम में शुक्र जनक नलिका ऐसे बनाई, ये दो शुक्र जनक नलिका। अब मैं इनको ऊपर से ऐसे देखूंगा, ऐसे, तो कैसी कैसी दिखाई देंगी? ये सामने से जब मैं देख रहा हूं कैसी दिखाई दे रही? गोल, ये ऐसे सामने गोल। तो यहां पर आधारीय कोशिका कौन है? जरा सोचिए, जो आधार बना रही कौन? सर्टोली कोशिका। फिर उसके बाद नरजर्म कोशिका, फिर क्या बना रही? शुक्राणु। वो शुक्राणु सर्टोली कोशिका में घुस जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? पोषक कोशिकाएं होती है, प्रजनन कोशिका होती है, संवेदी कोशिका होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तुरंत आंसर दीजिए। सर्टोली कोशिका किस चीज के लिए फेमस है? बस
1-2 मिनट और प्रिया शर्मा। कल किस टाइम पर बेटा? रोज 12:30 होती है क्लास। जो आज नए आए हैं मैं बता देता हूं, रोज 12:30 होती है। शुक्राणु की गति किसके द्वारा होती है? सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोसोम। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जब हमने जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर पढ़ा था, 11वीं कक्षा का था, तब वहां पर भी बताया था आपको। शुक्राणु कैसी गति दर्शाते हैं? पक्षमाभी, कशाभिकीय, बेसल बॉडी, न्यूक्लियोसोम। कैसी होती है? चलिए जी, पहला बहुत सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिका मेरे भाई पोषक कोशिकाएं होती है, पोषण प्रदान करती है। वो जो शुक्राणु जो था उसको पोषण प्रदान करेंगी। इनको हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। सर्टोली कोशिका को हम सस्टेंटेक्युलर सेल्स या नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पोषण प्रदान कर रही हैं। दूसरा, शुक्राणु की गति किसके जैसी होती है? हम सीधा अच्छे तरीके से जानते हैं। शुक्राणु जो होते हैं मानव शरीर में कशाभिकीय गति दर्शाते हैं, यानी फ्लैजिला के समान गति दर्शाते हैं। यह था आज का लेक्चर, ठीक है, और आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम यही पढ़ेंगे, क्या? पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। तो मिलेंगे कल इसी समय पर 12:30 बजे, और कोशिश करेंगे कल हम ये पूरा नर जनन तंत्र समाप्त कर दें, खत्म कर दें। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, रुकने के लिए, सुनने के लिए। पढ़ते रहो और आगे